हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायो स्मार्ट क्लासेस। लास्ट पेपर जो हमने करा था वो था बायोलॉजी का पार्ट 1 सॉल्यूशन, जो कि जो बॉटनी का पार्ट था। ये वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 यानी कि जूलॉजी ऑफ नीट 2023। पिछला वीडियो आपको जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा और अभी उसी पेपर का दूसरा पार्ट लेके हम आए हैं जो कि जूलॉजी का पार्ट रहेगा। फिर से आपको बता दें कि इस सीरीज़ में ये नीट 2023 का पेपर है जो कि थोड़ा सा आपको आउट ऑफ सिलेबस लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे पूरा सिलेबस था। जो आपके अभी सिलेबस में कुछ पार्ट है वो निकल चुका है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो उसको हम स्किप करके चलेंगे। दूसरी बात है कि आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा हमें प्रतिसाद मिल रहा है, तो और भी अच्छा प्रतिसाद मिले उसकी आशा के साथ शुरू करते हैं। इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, ताकि हमें और भी अच्छे वीडियो डालने का जो है वो प्रेरणा मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको टेबल दिया गया है जिसके अंदर पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, एंड यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। तो देखते हैं। वासेक्टोमी, वासेक्टोमी जो है वो कौन सा मेथड है? एक सर्जिकल मेथड है, ठीक है, तो वासेक्टोमी आएगा सर्जिकल मेथड में। देन आफ्टर कोइटस इंटरप्टस, जो कि एक नेचुरल मेथड है, तो वो आएगा आपका नेचुरल मेथड में। सर्वाइकल कैप्स, जो कि एक है बैरियर मेथड, ठीक है, तो इसको हम बैरियर की तरह यूज करेंगे। और सहेली जो है वो पिल्स के फॉर्म में यूज करेंगे, तो उसको ओरल मेथड में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आंसर रहना चाहिए A23 एंड देन आफ्टर B2 4, C2 2 एंड D2 1। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कौन सा वाला दिया है आपको। आंसर 2 इज गिवन, ठीक है, तो आंसर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct। तो ये लाइन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि भाई वास डिफरेंस में जो है वो सेमिनल वेसिकल में से डक्ट आती है और ओपन कहाँ होती है? यूरेथ्रा में, जो कि इजेक्युलेटरी डक्ट के फॉर्म में काम करेगी। दूसरा देखते हैं। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, यस, एंड विच अलोंग विद द वजाइना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल, यस, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों लाइन जो है वो करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो देखते हैं इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, यस, वही है, दूसरी कोई सीक्वेंस इसमें दी नहीं गई है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये वाला क्वेश्चन जो है यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ये सब चीजें आप में सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, लेकिन जो है आंसर आपको इसमें मिलेगा आंसर 2, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट अ सक्सेसिव टॉक्सिक लेवल्स। ये लाइन आपको मैं एक्सप्लेन छोटे से मतलब उसमें कर देता हूँ कि अगर प्रोड्यूसर को हमने पॉइजन दिया है, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे कि टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे कि मान लो कि डीडीटी ले लेते हैं, ठीक है, तो डीडीटी प्रोड्यूसर्स को दी है, तो प्रोड्यूसर्स को ईट करने वाला जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर में बहुत सारा वो ईट करेगा, तो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अगर मान लो कि 1 ppm है, तो वो बढ़ के इधर पे आ जाएगा 100 ppm पे, ठीक है, इसके अंदर। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, है ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन इसका 10 गुना बढ़ सकता है, यानी कि 1000 ppm जा सकता है। तो ये जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? इंक्रीज होते चला, है ना। फिर आएगा टर्सरी, अगर उसने भी बहुत सारे जो है सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर को खाया है, तो उसमें भाई पीपीएम क्या हो जाएंगे? टेंस ऑफ थाउजेंड, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको बायोमैग्निफिकेशन के फॉर्म में जानी जाती है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको बता दिया।
आंसर आपका इसके अंदर 2 रहेगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट मैटिंग बिटवीन रिलेटिव। याद रखना बेटा, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सिंबल को देखते हैं, ये जो है वो मैटिंग का सिंबल है। ओके, ये सिंबल जो है आंसर आपका करेक्ट रहेगा, बिटवीन रिलेटिव, ठीक है। और ये वाला जो सिंबल है वो क्या है कि भाई ये चाइल्ड जो है वो मेल है और विथ डिजीज, ठीक है। मेल चाइल्ड विथ डिजीज ऐसे बोल सकते हैं। और ये जो है डिफरेंट सिंबल्स दिए हैं, वो सभी सिंबल किस लिए है? अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए ये सब आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आंसर आपका इसके अंदर कौन सा रहा? आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly? अब इसमें आपको 4 डिजीज दिए जो कि क्योर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा डिजीज है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, जेनिटल हर्पीस जो कि नहीं है। दूसरा है गोनोरिया, यस ये आंसर आ सकता है। हिपेटाइटिस बी नहीं है और एचआईवी इन्फेक्शन भी नहीं है। तो गोनोरिया जो है वो डिजीज जो है वो क्योर कर सकते हैं अगर अर्ली पता चल गया तो। बाकी के 3 डिजीज है उसका क्योर पॉसिबल नहीं है। वो कौन से है? लीस्ट क्योरेबल। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के भी पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन सा डिजीज लीस्ट क्योरेबल है, और इन तीनों में से अगर कोई एक दे दिया जाए आपको, तो आपको आंसर क्या सिलेक्ट करना होगा? ये। लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्योरेबल डिजीज पूछा है, तो आंसर रहेगा आपका गोनोरिया, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आपको प्रोडक्ट्स दी गई है और उसकी इफेक्ट यहाँ पे दी गई है, जो कि ड्रग्स है यहाँ पे। सबसे पहला देखते हैं हेरोइन, जिसको हम स्मैक भी बोलेंगे। वो किससे प्रोड्यूस होता है? मॉर्फिन से। मॉर्फिन का जो है वो डाइएसिटाइलेशन अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हेरोइन मिलेगा, जो कि किस में से प्रोड्यूस होता है? जनरली पॉपी प्लांट से हमें मिलेगा। दूसरा देख लेते हैं मारिजुआना, जो कि हमें मिलेगा कैनाबिस सटाइवा प्लांट से, ठीक है। दूसरा है उसके बाद कोकेन, जो कि इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से हमें मिलता है। और लास्ट वाला है मॉर्फिन, जो अगेन आपको ऊपर बताया वैसे पॉपी प्लांट से मिलेगा। अब देखते हैं सबकी इफेक्ट क्या रहती है। जो हेरोइन है उसकी इफेक्ट क्या रहेगी कि बॉडी का जो फंक्शन रहेगा उसको वो स्लो डाउन कर देगा, या फिर उसको बोल सकते हैं कि डिप्रेशन, ठीक है। फंक्शन को स्लो डाउन कर देना यानी कि डिप्रेस कर देना, तो वो हो जाएगा हीरोइन का काम। ये बॉडी को एकदम स्लो कंडीशन में लाएगा। दूसरा जो है आपको दिया है मारिजुआना, जो कि इसका इफेक्ट मेजर होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, ठीक है। ब्लड पंपिंग वगैरह पे उसका असर होगा। तीसरा आपको दिया है कोकेन। कोकेन जो है वो आपका डायरेक्टली इंटरफियर करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन की, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसके साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, जिसका असर से हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचा कौन? मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है उसका यूज हम एज ए पेन किलर कर सकते हैं, ठीक है। तो पेन किलर या फिर उसको दूसरा बोलेंगे सीडेटिव्स, ठीक है, जो आपको दर्द नहीं महसूस होने देंगे। तो वो आंसर रहेगा आपका। तो इसके साथ देखें अगर, तो ए के सामने जो है वो 2 रहेगा, बी के सामने जो है वो कौन सा रहेगा? 1 रहेगा, सी के साथ रहेगा 4th एंड डी के साथ रहेगा का 3rd वाला। तो हमें सीक्वेंस मिली है 2 1 4 3, 2 1 4 3। फर्स्ट वाला ही आंसर आपको दे दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट दिए हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होने हैं, यानी कि फाउंड बिटवीन दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं कार्टिलेजियस जोन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। कार्टिलेज जहाँ पे दिखती है वो रहता है एडजेसेंट वर्टिब्रे इन वर्टिब्रल कॉलम। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक है।
तीसरा आता है फाइब्रस जॉइंट, जो कि इमूवेबल है, मतलब हिलचाल नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे होना है जो कि बोन स्कल में रहेगा, सॉरी स्कल बोन्स में रहेगा, जहां पे वो प्रेजेंट रहेगा। आगे देखते हैं सेडल जॉइंट बचा, जो कि कहाँ रहेगा, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो ऐसे आंसर आपका बन रहा है इसमें A2 2, B2 4, C2 1 एंड D2 3। तो 2 4 1 3 फिर से वही वाला सीक्वेंस है, 2 4 1 3, आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, सीक्वेंस सेम रहा लेकिन आंसर चेंज हो गया, तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। ओके, अगर उसको अगर लाइन की तरह इमेजिन करा जाए प्रोटीन को, तो लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट एमिनो एसिड, यहाँ पे फर्स्ट एमिनो एसिड है। ओके, और उसको बोलेंगे सी टर्मिनल, एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट बाय लास्ट एमिनो एसिड, यानी कि यहाँ पे लास्ट एमिनो एसिड, और उसको बोलेंगे एन टर्मिनल। क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है सी नहीं आएगा, ये आएगा एन टर्मिनल, और ये आएगा आपका सी टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना बिल्कुल से, कि ये जो है वो एन की जगह पे सी रहेगा और सी की जगह पे एन रहेगा, तो ये लाइन जो हो गई वो रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। यस, हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट रहते हैं। 2 जो है वो अल्फा टाइप के रहेंगे, और 2 जो है वो बीटा टाइप के रहेंगे। तो अल्फा के 2 टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप। यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अंदर आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। Which of the following are not considered as a part of endomembrane system? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स पहले लिख लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी, और लाइसोसोम, और लास्ट वाला जो बचा वो है वैक्यूल। ठीक है, अब इस 4 के अलावा जो भी है वो सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट है इसके अंदर दिए गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि नहीं है, आपको पूछा है नॉट कंसीडर्ड, तो आपको वही सिलेक्ट करने हैं। तो आंसर में एक रहेगा ए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है, तो वो काउंट नहीं करेंगे। क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो वो भी लिख लेंगे ए सी। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी, यस वो है उसका पार्ट। पेरोक्सिज्म उसका पार्ट नहीं है, तो ए सी एंड ई। तो ए सी एंड ई आंसर रहा आपका सेकंड नंबर पे। सिंपल सा है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना पड़ेगा, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो है वो एक साथ काम करती है ना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करती है, तो उसको बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और बाकी तीनों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। आरएनए म्यूटेटेड फास्टर रेट। तो आरएनए जो है वो फास्टर रेट पे म्यूटेट करेगा। बिल्कुल सही है कि भाई वो उसका म्यूटेशन रेट जो है वो फास्ट रहेगा। आरएनए जीनोम हैविंग वायरस इज हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पान, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्ट। अब आरएनए जो है फास्ट जा रहा है, तो ये भी फास्ट ही जाएंगे। सिंपल सा है, लाइफ जो है आरएनए वाली फास्ट रहती है जनरली, तो उसको म्यूटेशन भी फास्ट लगेगा। तो देखते हैं इसके अंदर क्या रहेगा। आंसर बोथ आर ट्रू, फर्स्ट वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग हॉर्मोन्स दिए हैं, और आपको बोला गया है कि वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीसी के जो दिया है आपको, उसका फुल फॉर्म है कोलिसिस्टोकाइनिन। सॉरी, यहाँ पे निन निन डबल बार हो गया, काइनिन। ठीक है, दूसरा है GIP, यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। पेप्टाइड
ये दोनों हार्मोन जो है वो आपके गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हार्मोन कह सकते हैं, कि जो कि आपके बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। दूसरे हार्मोन दिए है आपको एएनएफ, जो आपको पता है कि एंटी नेट्यूरेटिक हार्मोन, या फिर उसको बोलेंगे फैक्टर। ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो एडीएच, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ये सभी का डिफरेंट डिफरेंट है कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। ये दोनों आपको मिलेंगे आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, तो देखते हैं सीसी के यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों जो आपके हार्मोन्स है वो आपके सिलेबस में शायद नहीं है, तो जो दोनों हार्मोन है आपको देखने हैं डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन वाले पार्ट में, लेकिन आपके हार्मोन वाले चैप्टर में भी दिया गया है, तो वहीं से आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका फंक्शन वगैरह आपको ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ हम जा सकते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हार्मोन हम कंसीडर करेंगे, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं बोल सकते हम। ठीक है। तो ये जो है सीसी के कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस होगा पेनक्रियाज से। ठीक है। देन आफ्टर जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगे। एएनएफ जो है एंटी नेट्रियोटिक फैक्टर, जो कि हार्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सॉरी कार्डियक टिश्यू प्रोड्यूस कर सकता है। और बाकी कौन बचा अपना एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि किडनी का काम है उसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो ये आंसर आपका उल्टा हो जाएगा। ए के सामने क्या आया 4, बी के सामने क्या आया 3, सी के सामने 2 एंड डी के सामने 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 फर्स्ट आंसर ही दिया गया है आपको, तो आंसर 1 इज करेक्ट। ये सब चीजें थोड़ी ध्यान में रखना कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन नहीं है, हमेशा याद रखना ये सिलेबस के अंदर ही है। ये दो हार्मोन की वजह से आपको ऐसा ना लगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज assertion एंड रीजन। ओके, assertion रीजन दिया गया है आपको, तो देखते हैं। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। यस, बिल्कुल करेक्ट है। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा लाइन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लुटियम डिजनरेट्स। यस, तो ये डिजनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो लो हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन का काम यहाँ पे क्या रहेगा, एंडोमेट्रियम को इंटेक्ट बनाए रखना, जो कि नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे को रिलेट मतलब कर नहीं रहे। जैसे कि इम्प्लांटेशन जरूरी है, यस जरूरी है, बट रीजन ऐसा बता रहा है कि भाई वो डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, यानी कि एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। तो हम आंसर करेक्ट के साथ जाएंगे, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर आपका नंबर 2 रहेगा। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना बेटा, एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक का भले हो, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है ना। एक में बोल रहा है कि एंडोमेट्रियम नेसेसरी है और दूसरे में उसको डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो फिर हम वो आंसर के साथ नहीं जाएंगे जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और सामने आपको डिजीज दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्गेनिज्म एंड यहाँ पे लिख लेते हैं डिजीज। ठीक है। तो देखते हैं। यहाँ पे दिया है आपको रिंगवर्म, फिलारियासिस, मलेरिया एंड न्यूमोनिया। ये जो डिजीज है उसमें देखा जाए तो रिंगवर्म जो होगा वो हमें किससे होगा, वो जनरली होगा ट्राइकोफाइटोन, जो कि एक टाइप का फंगल डिजीज बोल सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है फिलारियासिस, जो कि आपको मिलेगा
उशेरिया बेनक्रोफ्टी नाम के जो है हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म से। तो वो जो है वो एक टाइप का हम बोल सकते हैं प्लेटी हेलमिंथिस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हेलमिंथिक डिजीज बोल सकते हैं। हेलमिंथिक डिजीज। आगे चलते हैं। मलेरिया जो है, मलेरिया आपको हो जाएगा प्रोटोजुआ से। ठीक है, तो प्रोटोजुआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एंड न्यूमोनिया जो है वो आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होगा, तो जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। ओके, तो आंसर क्या रहना चाहिए यहाँ पे? A2 2, B2 3, C2 4 एंड D2 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1 फर्स्ट आंसर आपको दे दिया गया है, जो कि करेक्ट है। आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पररीली, याद रखना लो टेम्परेचर और टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट, वेर इज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डी नेचर बाई हीट। बिल्कुल करेक्ट लाइन दी गई है कि हाई टेम्परेचर पे अगर हम टेम्परेचर का और एक्टिविटी का ग्राफ लगाए तो शुरुआत में ठीक है बढ़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो पीक पे आकर यहाँ पे रुक जाएगा और यहाँ से फिर डाउनफॉल उसका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ हमें थोड़ा सा मिल सकता है। तो ये जो है प्रोटीन के डीनेचरेशन के लिए माना जाता है। अगर यहाँ पे हम ले ले टेम्परेचर और यहाँ पे ले ले उसकी एक्टिविटी। ठीक है, ये याद रखना, ये ग्राफ जो है वो आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली। दूसरी लाइन दी गई है व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट एंड इन इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर। यस, यानी कि एक दूसरे से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है तो वो क्या करेगा? इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड इट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बिल्कुल करेक्ट बोल सकते हैं ये लाइन भी। ठीक है, जिसके अंदर एग्जांपल है अगर, तो वो जो है वो सक्सीनेट का, सक्सीनिक एसिड यानी कि सक्सीनेट का जो है वो मेलोनेट जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे से कैसे है? स्ट्रक्चरली सेम है, सेम स्ट्रक्चर। और ये जो है एक एंजाइम में बाइंड हो सकते हैं, जो कि कौन सा है? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस। याद रखना, इसका एक्चुअल जो है वो सबस्ट्रेट कौन सा है? सक्सीनिक एसिड। लेकिन ये जो है मेलोनेट, मेलोनेट आके इससे बाइंड हो जाएगा तो सक्सीनिक एसिड उससे बाइंड नहीं हो पाएगा, जो कि उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये दोनों लाइन करेक्ट है, आप दोनों लाइन ट्रू के साथ जा सकते हैं। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए गए हैं टीनिया पैरामीशियम पेरिप्लेनेटा फेरेटिमा। ओके, तो उसके साथ यहाँ पे आपको दिया गया है एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको एनिमल या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म। चलो आगे चलते हैं। टीनिया, टीनिया क्या है भाई? टीनिया को दूसरे तरीके से देखे तो वो एक टेप वर्म है। पैरामीशियम जो है वो प्रोटोजुआ ले सकते हैं। पेरीप्लैनेटा यानी कि अपना जो है कॉकरोच, कॉकरोच को किस में लेंगे हम? और फेरेटिमा जो है वो अपना हो गया एनेलिडा। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में एक्सिक्यूटरी पार्ट रहता है। तो टीनिया यानी कि टेपवर्म, टेपवर्म किस में रहता है? जनरली रहता है वो प्लेटी हेलमिंथिस में। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिंथिस के लिए अगर देखा जाए तो वो फ्लैम सेल जो है वो उसका एक्सिक्यूटरी पार्ट में
हिस्सा लेगा। दूसरा देखते हैं, प्रोटोजुआ जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का यूज करके एक्सक्रीशन करने की ट्राई करेंगे। कोकरोच के पास रहता है यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है, और फेरेटिमा के पास रहेगा नेफ्रिडिया। तो आपको देखना है आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए के साथ आएगा 3, बी के साथ आएगा 2, सी के साथ आएगा 4 एंड डी के साथ रहेगा 1। 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये रहा आंसर नंबर 3 जो कि करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of disease for its early treatment? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा अर्ली डायग्नोसिस करना है और पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम कर सकते हैं। सीरम एंड यूरिन एनालिसिस जो है वो एक पुरानी मेथड हो गई, लेकिन उससे अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। बॉडी जो है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट रिलीज करना स्टार्ट करेगा या कोई ऐसी चीजें है जो कि स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट करेंगे बॉडी में, तब जाके हमें उसका पता चलेगा सीरम एंड यूरिन एनालिसिस में। तब तक तो आपके बॉडी में लेट हो जाएगा, है ना, तो डिजीज फैल चुका है। उससे पहले ही हमें उसको अगर डायग्नोज करना है तो ये सब चीजें जो है वो आपको मिलेगी मोलेकुलर बेसिस पे। और मोलेकुलर बेसिस पे कौन काम करेगा? आरडीएनए टेक्नोलॉजी कर सकती है। पीसीआर जो है उसमें हेल्प कर सकता है कि डीएनए का सीक्वेंस करके हम देख सकते हैं। एंजाइम लिंक इम्यूनो यानी कि एलिजा टेक्निक जो है वो भी यूज हो सकती है। तो दिस आर द करेक्ट आंसर एंड यहाँ पे आपको बोला है कि डू नॉट सर्व, तो आंसर रहेगा आपका नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि इंटरेक्टिंग स्पीसीज विथ इंटरेक्शन, तो लेपर्ड एंड लायन इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, वो दोनों चीज एक ही चीज के लिए दौड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? कंपटीशन। कुकू लेइंग एग इन अ क्रॉस नेस्ट, वो एक पैरासाइटिज्म है लेकिन उसको ब्रूड पैरासाइटिज्म बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इन माइकोराइजा, तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आज तक का है क्योंकि इसके सामने ही डायरेक्ट आपको दे दिया गया है, कैटल एग्रेट एंड कैटल इन अ फील्ड। ओके, तो कंपटीशन में जो है देखा जाए तो एक्चुअली दोनों का नुकसान होता है। ब्रूड पैरासाइटिज्म में एक का नुकसान एक का फायदा होगा, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा हो जाएगा, कमेंसलिज्म में जो है एक का फायदा एक को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें रहेगी जो कि आपको देखा जाए तो आंसर जो है 1 2 3 4 ABCD, यस आंसर 1 इज करेक्ट। तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, आपको डायरेक्टली बना बनाया दे दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नीट में। आगे चलते हैं। लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, ये लाइन जो है वो आपको गलत दे दी गई है। इरेगुलर नहीं है भाई, यहाँ पे आएगा रेगुलर टिश्यू। आगे देखें तो दूसरा है कार्टिलेज इज डेंस इरेगुलर टिश्यू, जो वो भी लाइन दी गई है वो इनकरेक्ट है। ये वाला जो है आपको क्या मिलेगा इधर पे? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि रेगुलर नहीं, डेंस रेगुलर नहीं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये आंसर भी आपका रॉन्ग है, यानी कि दोनों इनकरेक्ट, तो बोथ आर फॉल्स। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। यहाँ पे रेगुलर टिश्यू का एक और एग्जांपल है लिगामेंट एंड जो है वो टेंडन, ठीक है। तो टेंडन्स एंड लिगामेंट आर जो है वो रेगुलर डेंस रेगुलर टिश्यूज है। और दूसरा जो है यहाँ पे कार्टिलेज के साथ आएगा ब्लड एंड बोन, ठीक है। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू अगर दिया होता तो ये लाइन करेक्ट हो सकती थी, और यहाँ पे रेगुलर दिया होता तो भी लाइन करेक्ट हो सकती थी। तो आंसर 2 इज करेक्ट। इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, यहाँ पे ही लाइन गलत होगी भाई, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम, नेगेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियड, ये लाइन करेक्ट है न्यूक्लियड के लिए खाली, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से पूरा लाइन क्या हो गया आपका? रॉन्ग। आगे देखते हैं। इन यूकैरियोट्स द नेगेटिव चार्ज डीएनए, यस, wrapped around the positively charged histone octamer, तो
फॉर्म न्यूक्लियोसोम बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला लाइन गलत, दूसरा लाइन करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये जो है आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि आई आपके सिलेबस से निकल चुका है। तो इस क्वेश्चन में सीधा आंसर सिलेक्ट करके ही हम जाएंगे, जो कि रहेगा फर्स्ट वाला आंसर। फीवा आपको दिया गया है, या फिर फोबिया जो आप बोलो वो आपको चलेगा। ठीक है, तो ये जो है वो है आपके साथ यहाँ पे पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी और रिजोल्यूशन। दूसरा है आइरिस, आइरिस के साथ जाएंगे यहाँ पे हम। विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट द डायमीटर ऑफ प्यूपिल, जो हमें बाहर से दिखता है, देखने वाला डार्क कलर का रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? आइरिस। आगे चले तो चलता है ब्लाइंड स्पॉट पे, तो कि जो पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बॉल एंड फोटो रिसेप्टर सेल आर एब्सेंट। ठीक है, तो जहां से आपकी अगर ये आई है मान के चलो, और उसके यहाँ पे से ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकलते हैं, तो ये वाला पार्ट जो हो गया वो ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ पे अगर कोई आएगा तो कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ से लाइट आपकी सीधी ऐसे यहाँ पे पर्दे पे इमेज बनाएगी। ठीक है, तो इसके नीचे वाला रीजन यानी कि जहां पे से ऑप्टिक नर्व्स जाते हैं वो वाली लाइन हो गई, वो ब्लाइंड स्पॉट हो गया। स्क्लेरा जो कि एक्सटर्नल लेयर है आई का, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें है, तो वो सिलेबस से निकल चुका है, तो अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल यहाँ पे आपको लेना है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। ध्यान में रखना, देखो बेटा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ पे नहीं बोला गया है, एडेप्टिव रेडिएशन बोला गया है। तो आपको दो ग्रुप में से कोई एक ही ग्रुप को चुनना होगा। ठीक है, तो प्लेसेंटल मैमल्स इसमें से जो भी है उसको पहले हटा देते हैं, तो लेमूर जो है वो है प्लेसेंटल मैमल। तो आंसर नंबर 4 जो है उसको हम निकाल सकते हैं, लेमूर एंड टीटर एंड वुल्फ, ये सभी क्या है? प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट निकल गया। ठीक है, देखते हैं बाकी में क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है टास्मानियन वुल्फ, बॉबकैट एंड मार्सुपियल मॉल। ये वाले लाइन में भी देखा जाए तो वो बोल सकते हैं कि प्लेसेंटल मैमल प्रेजेंट है। मॉल, फ्लाइंग स्क्विरल एंड टास्मानियन टाइगर कैट, इसमें भी आपको प्लेसेंटल मैमल्स दिए गए हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फ्लेंजर दिया गया है, जो कि आंसर नंबर 2 है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? नंबर 2, ओनली एंड ओनली ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल दिया गया है। आंसर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement are correct regarding female reproductive cycles? Okay, देखते हैं। In non-primate mammals, cyclic changes during reproduction are called as oestrus cycle. Okay, देखो ये वाला जो लाइन है आपको आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ध्यान में आया है कि ये पुराने सिलेबस के चैप्टर 1 में था, जो कि यहाँ से एक ही लाइन आपको उठा के आपके चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पे लिखना जरूरी था। अच्छी बात है, क्योंकि ओएस्ट्रस साइकिल किसको बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलेंगे, वो सब चीजें जो है वो डिफरेंस में जान सकते हैं, है ना। तो नॉन प्राइमेट जो मैमल रहेंगे उसको बोलेंगे ओएस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। नहीं भाई, मेनोपॉज नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे मिनार्क। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। यस, हो सकता है, मे बी, यस करेक्ट है। मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी हो सकती है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मिनार्क एंड मोनोपॉज। यस बिल्कुल, ये लाइन अभी ऊपर वाला रॉन्ग करा तो उसके साथ आपको मैच करना रहेगा। तो ए, सी एंड डी जो है वो आपके करेक्ट आंसर रहने चाहिए, जो कि यहाँ पे 4th नंबर पे आपको दिया गया है। देन आफ्टर वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग
ओके, वाइटल सेट कैपेसिटी इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपको दिलवाएगा, देखते हैं चलो। IRV एंड ERV नहीं होगा, IRV ERV प्लस टीवी माइनस RV नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। IRV EV टीवी RV ये सब नहीं है भाई। आंसर रहेगा या कि IRV ERV एंड टीवी। तो देख लेते हैं कि भाई IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि अराउंड रहता है हमारा 200 सॉरी 2500 टू 3000 ml तक का, जो कि क्या रहता है, हम अगर फोर्सिबल क्या बोलेंगे उसको, इंस्पिरेशन करेंगे तब जाके बनेगा। ठीक है, फोर्सिबल इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, ERV, जो कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना रहेगा अराउंड 1000 टू 1100 ml, जो कि फोर्सिबल एक्सपिरेशन की वजह से होगा। इतना वॉल्यूम आप जो है वो एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा बचा, टीवी, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, टाइडल वॉल्यूम, जो कि अराउंड 500 ml रहता है, और जो है वो नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन ले सकते हैं। तो ये सब चीजें जो थी आपको थोड़ी जाननी है तो रिक्वायर्ड है, तो आप लिख सकते हैं। तो आंसर आपका रहेगा नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है P वेव Q वेव, यानी कि आपका जो है एक्टिविटी ऑफ हार्ट दी गई है। तो देखते हैं क्या है। P वेव डिस्क्राइब क्या करता है, आपका P वेव डिस्क्राइब करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी कि यहाँ पे से आंसर जाएगा सीधा इधर पे। Q वेव जो है वो कौन सा जो आपको डिस्क्राइब करेगा, सिस्टोल का बिगिनिंग। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताएगा। और लास्ट में बचा है T वेव, जो कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाएगा। तो इसके अंदर अगर देखें तो आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर A के साथ 3, B के साथ जो है वो रहेगा 1, C के साथ रहेगा 4 एंड D के साथ रहेगा 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, फर्स्ट वाला ही आंसर करेक्ट है। तो ये लाइन आप देख सकते हैं, एकदम इजी है। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि रिलैक्सेशन बोल सकते हैं, और डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया यानी कि वहां पे हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, और बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल यानी कि वहां पे हम बोल सकते हैं कि जो है वो स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप ले सकते हैं डायरेक्टली कार्डियक जो एक्टिविटी है उसके साथ। आंसर 1 इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health care program। नहीं, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस करवाना वो गलत बात है, रॉन्ग है ये, उसका यूज नहीं करने को बोल रहे हैं। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मिनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। यस, ये वाला लाइन आप करेक्ट कह सकती है, चेक यानी कि उसको डिलिमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीजिंग मिनेस है यानी कि फीमेल फिटिसाइड ज्यादा हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, उसको अटका रहा है, एमनियोसेंटेसिस के ऊपर बैन लगा देते हैं तो ये अटक जाएगा। और बहुत कह सकते हैं कि ड्रॉप भी हुआ है। ठीक है,
तो सही में ये लाइन करेक्ट हो सकती है, तो ये लाइन को हम करेक्ट मान के चलते हैं। तो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज ट्रू, तो यहाँ पे assertion इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू। यस, आंसर 1 इज करेक्ट, सॉरी आंसर 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये जो है नोट करके आगे चलते हैं। Once the undigested and unabsorbed substances enter the cecum, their backflow is prevented by। ये वाला क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था और वो चैप्टर आपका पूरा निकल गया। लेकिन यहाँ पे आंसर रहेगा इलियोसिकल वाल्व, जो कि बैकफ्लो होने नहीं देगा। ठीक है, एक बार जो भी पार्ट आपका सिकम में चला गया वो रिटर्न नहीं होना चाहिए, यानी कि वन वे ट्रैफिक रहेगा। तो ये डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको दिया गया है जीन्स, यानी कि ZY I and A सभी जीन्स दे दिए गए हैं। देखते हैं कि इसमें से कौन सा बनेगा। आपको याद करना है लैक ऑफ एरोन। ठीक है, याद रखना, ये मैंने कैपिटल में लिखे, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आई, यानी कि इनहिबिटरी बोलेंगे हम, या फिर इधर पे बोल सकते हैं रिप्रेसर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर से सबसे पहले जो है वो Z आया है। Z यानी कि आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। Y जो रहेगा, Y जीन आपका रहेगा वो परमीएज के लिए रहेगा, और A जीन है वो ट्रांसएसिटाइलेज के लिए रहेगा। तो ये सीक्वेंस में हम याद रखेंगे। परमीएज रेडी, तो ये सब चीजें रहेगी। तो देखते हैं, चलो। ए जीन जिसके लिए बोला गया ट्रांसएसिटाइलेज, ए के साथ क्या रहेगा ट्रांसएसिटाइलेज, कौन सा है 2। बी के साथ क्या रहेगा वाई जीन दिया है, तो वाई जीन आपके यहाँ पे परमीएज बोला गया, नंबर 3 पे जाएंगे। सी के साथ क्या रहेगा आई जीन, आई यानी कि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन, नंबर 4। और डी के साथ जाएंगे तो लेगजेड जीन, जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए जाना जाता है। आंसर 1। ओके, 2 3 4 1 भाई है इधर। यस, ये रहा सेकंड आंसर जो है, उसके साथ हम जा सकते हैं। ये सिंपल सा था, आपने अगर लैक ऑफ एरन करा है तो ये डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फिर से जो है वही क्वेश्चन एक आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आ गया है। पेप्टिक सेल, गोबलेट सेल, एक्सिंटिक सेल एंड हेपेटिक सेल, ये सब चीजें जो है आपको डाइजेस्टिव जो चैप्टर था उसके साथ ही चला गया है। तो इसके साथ आपको आंसर रहेगा नंबर 3। लेकिन थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग देख ले तो ए के सामने रहेगा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, जो कि बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट हो गए, आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। गोबलेट सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। उसके साथ चलते आगे ऑक्सिंटिक सेल्स, जो कि HCl प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। और हिपेटिक सेल्स जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करेंगे, जो कि आपका लिवर में प्रोड्यूस होके फिर गोल ब्लेडर में होके आपका सीधा डायरेक्टली जो स्टमक में एंटर हो जाएगा। ठीक है, स्टमक में तो नहीं बोल सकते, स्टार्टिंग ऑफ जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे जाके वो बाइंड होगा। ठीक है, तो आंसर आपका नंबर 3 रहेगा। डिटेल में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन सेल। साइटोस्केलेटन जो है वो सेल के अंदर कौन सा फंक्शन रोल प्ले करेगा। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि सेल के अंदर साइटोस्केलेटन का बहुत सारे रोल्स है। आपके टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा सा लिमिटिंग उसके कैरेक्टर दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा आपका मोटिलिटी। ठीक है, साइटोस्केलेटन का यहाँ पे सेल के अंदर रोल रहेगा मोटिलिटी। लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन और ट्रांसपोर्टेशन भी उसके रोल में आ सकते हैं, जैसे कि आपको जो है थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो रहेगा, लेकिन आपके लेवल पे जो है मोटिलिटी इज करेक्ट आंसर, तो हम उसके साथ ही जाएंगे। आगे चलते हैं।
assertion reason फिर से, nephron are of two types, cortical and juxtamedullary, based on their relative position and cortex and medulla. बिल्कुल करेक्ट है भाई, cortex में प्रेजेंट है कि medullary region में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। देखते जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ एंडलेट, नहीं ये बात गलत है भाई, शॉर्ट नहीं होगा, यहाँ पे लॉन्ग होगा। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव शॉर्टर लूप, तो ये हो जाएगा आंसर रॉन्ग। ओके, तो रीजन इज रॉन्ग, एसएसएन इज करेक्ट। तो रीजन इज रॉन्ग, एसएसएन इज करेक्ट। देखते हैं ए इज करेक्ट, हाँ ओके, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नंबर 3 इज आंसर। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकल चुका है। आंसर इसमें रहेगा आपका जो है वो 3, क्योंकि पहला वाला करेक्ट है, लेकिन रेडिएशन को वो रोक नहीं सकता। ठीक है, वो जो है वो थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है जनरली, लेकिन आयोनाइजिंग रेडिएशन को वो रोकेगा नहीं। तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है तो इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। ब्रॉड palm with single palm crease is visible in a person suffering from, ओके, ब्रॉड palm आपको दिखती है तो वो हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल, जो कि आपका ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम है। ये याद रखना, सिंपल है, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जा रहा है, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हम। आगे चलते हैं, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री आपको कौन से फाइलम के एडल्ट्स में नहीं दिखेगी, तो आंसर सीधा जाएगा हेमिकोडाटा के ऊपर, क्योंकि स्टीनोफोरा, सिलोन्ट्रेटा एंड एकिडोडर्मेटा वो सभी जो है वो रेडियल सिमेट्री नहीं दिखाते एडल्ट्स में। तो अगर आपको टेबल अगर देखा है आपने, ओके, चैप्टर नंबर 4 में टेबल बनाया गया है, उसके अंदर भी ये तीनों को रेडियल सिमेट्री में नहीं रखा गया है। ठीक है, उसके लिए क्यों, क्योंकि उसका एडल्ट्स जो है वो रेडियल सिमेट्री फाउंड करते हैं, इसका नहीं करेगा हेमिकोडाटा का। ठीक है, तो हेमिकोडाटा के साथ बहुत सारे दूसरे फाइलम्स है, वो सभी शो नहीं करेंगे, ये 3 ही शो करेंगे। ठीक है, तो स्टीनोफोरा, सिलोन्ट्रेटा एंड एकिटोडर्माटा, ठीक है, ये तीनों जो है वो रेडियल सिमेट्री जो है वो फाउंड करते हैं, जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री आपको एडल्ट्स में भी देखने को मिल सकती है। तो आंसर क्या रहेगा आपका 2। ठीक है, तो 2 आंसर के साथ हेमिकोडाटा के साथ जा सकते हैं। आगे चलते हैं, इन विच ब्लड कॉर्पस्कल द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन, HIV यानी कि वायरस का नाम लिया गया है इधर पे, तो अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस, तो सीधा डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रह गया TH सेल। ओके, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि फैक्ट्री अगर बोला जाए तो कौन आएगा, मैक्रोफेज। याद रखना, HIV फैक्ट्री में मैक्रोफेज आंसर रहता है, वो अफेक्ट दोनों को करता है, मैक्रोफेज को भी करेगा, TH सेल को भी करेगा, लेकिन HIV फैक्ट्री मैक्रोफेज को जाना जाता है। आंसर 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर कौन सा नहीं है, BAC है, याक है, PBR322 है, प्रोब नहीं है, तो आंसर आपका 4 ही रहेगा। ठीक है, BAC यानी बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्योंकि बैक्टीरिया के जीन से बनाते हैं, यीस्ट यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यीस्ट के जीन से बनाएंगे। PBR322 है वो फर्स्ट मैनमेड जो है वेक्टर था, आर्टिफिशियल था। यहाँ पे बैक एंड ये दोनों जो है वो नेचुरल बोल सकते हैं, और ये जो है प्रॉपरली हैंडमेड बोल सकते हैं। आगे चलेंगे, आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। यहाँ पे आपको नोट दिया गया, याद रखना, इसके अकॉर्डिंग जाना है हमें। यहाँ पे बोला गया है लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपांडिंग एज पिरामिड एंड स्टेबल एज पिरामिड। देखते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ बोला जाए तो अगर आपके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रहेंगे तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होगा,
और अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगा। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट आंसर आपको इसमें मिल गया। आगे देखते हैं, एक्सपांडिंग एज पिरामिड होगा तो उसके अंदर जो है परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय द रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि करेक्ट कर रहा है इसको। और स्टेबल एज पिरामिड जो है उसके अंदर द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज आर सेम, यस दोनों सेम अगर हो गए तो आपको स्टेबल एज पिरामिड मिलेगा, जो कि एक बेल शेप फॉर्म में रहेगा। और एक्सपांडिंग एज पिरामिड जो है वो आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा। ठीक है, तो आंसर जो रहेगा वो 2, 1, 3 एंड 4 ऐसा आना चाहिए। 2, 1, 3, 4 फर्स्ट वाला ही है। चलो आंसर 1 इज करेक्ट। आगे चलेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के लिए नीचे में से कौन सा करेक्ट है, याद रखना करेक्ट पूछा है कोऑर्डिनेट के लिए। तो देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के बारे में बोला गया है, जो कि मिड डोर्सल नहीं रहेगा, खाली डोर्सल रहेगा, सॉलिड नहीं होता, होलो रहता है भाई, और डबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट लाइन जो है वो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है भाई। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ पेड फेरेंजियल गिल स्लिट, जो कि होता है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, नहीं डोर्सल नहीं होगा भाई, वेंट्रल होगा। सॉरी, तो ये वाला लाइन रॉन्ग हो गया। और लास्ट वाला जो है वो आपको दिया है ट्रिप्लोब्लास्टिक सुडोसिलामेट, नहीं सुडो नहीं आएगा, खाली सिलोमेट रहेंगे, तो ये लाइन भी रॉन्ग है। तो ओनली बी एंड सी आर करेक्ट, बी एंड सी ओनली इज करेक्ट। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। आगे चलेंगे, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर, यानी कि आपके जो मोशंस इमोशंस जो है उसको ज्यादा कंट्रोल करेगा, तो वो कौन सा पार्ट रहेगा। तो सिंपल सा है कि लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस जो है वो ये सबको कंट्रोल करते हैं। तो डायरेक्ट आंसर है, टेक्स्ट बुक में आपको सीधी लाइन दी गई है, तो डायरेक्ट आंसर के साथ जा सकते हैं, इसमें ज्यादा डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलेंगे, तो यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक आर, मेमल्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि मेमल में ही पाई जाती है, तो हेयर्स तो होंगे ही, तो तीनों में दिए गया है। चलो, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मेमोरी ग्लैंड्स, वो तो होना ही है भाई, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं आएगा, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जनरली, तो ये नहीं है। हेयर स्पिना एंड मेमोरी ग्लैंड्स बिल्कुल करेक्ट, डायरेक्ट सीधा आंसर 2 आप सिलेक्ट कर दीजिए बिना झिझक के, क्योंकि वही तीनों है उसके कैरेक्टर है मेमल के। ठीक है, आगे उसमें जो है चीजें रॉन्ग दी गई है, तो आंसर 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में क्या नहीं है, तो पहले है वो देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यस कर सकता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ बेजल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर को भी कंट्रोल करता है, यस। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल, नहीं ये थायराइड का काम नहीं है, ये जो है वो पीनियल ग्लैंड का काम है, याद रखना, वो है पीनियल ग्लैंड का काम। ओके, मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो उसको कंट्रोल करेगा। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि इसका काम नहीं है, वो थाइमस का है। लास्ट बचा है सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन, वो उसका काम है भाई। तो ए बी एंड ई, ए बी एंड ई नहीं, इसमें तीनों नहीं दिए हैं, आपको 2 ही आंसर आने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे आपको बोला गया डायरेक्टली नॉट अंडर द कंट्रोल, यानी कि 2 ही है आंसर, सी एंड डी, यस। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि भाई सी एंड डी ओनली आंसर रहेगा, जो कि आपको मिस्टेक करवा सकता है अगर गलती से किसी ने ए बी एंड डी आपको फंसाने के लिए अगर रखना है उनको पेपर, तो ए बी एंड ई आंसर भी दे सकते हैं साथ में। तो आप क्या करेंगे कि ये है वाले सोच के फिर यहाँ पे राइट राइट करके आंसर भी वही टिक करके आ सकते हैं। इस बात पे बहुत ध्यान से देखना कि क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर क्या रहता है, वो देख के टिक करना है आपको। आगे चले,
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन. सबसे पहला करेक्ट स्टेटमेंट है नहीं है. क्यों? लेप्टोटीन यहाँ पे आंसर नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा जाइगोटीन. टेट्राड उधर बनेंगे. आगे चलते. ड्यूरिंग एनाफेज तो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट. हमें एनाफेज बोला है, 1 और 2 नहीं बोला गया है, तो हम बोल सकते हैं करेक्ट. यानी कि ये लाइन आपको करेक्ट दी गई है. मैं इधर पे टिक कर रहा हूँ. आगे. टर्मिनलाइजेशन ऑफ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पेकाइटिन. नहीं भाई, ये पेकाइटिन रॉन्ग है. डाइकाइनेसिस आएगा, तो ये वाला लाइन रॉन्ग हो गया. न्यूक्लियोलस गोल्गी एंड ईआरआर रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, जो कि करेक्ट बोल सकते हैं. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम. यहाँ पे आपको मिलेगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड रहेगी, तो ये वाला भी इनकरेक्ट. तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट बोला है. करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? बी एंड डी. यस. देखो यहाँ पे आपको दोनों दिया है. आप लोग अगर इनकरेक्ट यहाँ पे देख रहे हो, अगर इनकरेक्ट पूछ लिया होता तो यहाँ पे कुछ लोग जो है आंसर 2 टिक करके आ जाते, क्योंकि ए, सी एंड ई भी दिया है. तो अगले क्वेश्चन में जो मेरे से मिस्टेक होने वाली थी, सेम मिस्टेक इस क्वेश्चन में होने वाली थी. ठीक है, अगर इनकरेक्ट दिया होता. तो ऊपर का लाइन आपको ठीक से याद रखना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है या फिर नॉट करेक्ट. ये सब चीजें याद रख के आपको आंसर टिक करना रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मास्ट सेल, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल ब्लड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. तो यहाँ पे ये पार्ट आपके टेक्स्ट बुक्स में से निकल गया है, लेकिन अगर देखें तो नीट के सिलेबस में है, जो कि आपके टिश्यूज के बारे में बोला गया है. तो चलो देखते हैं कि मास्ट सेल किसका पार्ट है. भाई वो पार्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का. इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकाई, जो कि सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी होगी. ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम कैसे हो गए? जिसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है. ये मैं थोड़ी सिलिया बड़ी बना दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिख रहे. ठीक है. उसके बाद ब्लड, ब्लड जो है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि आगे वाले थोड़े क्वेश्चन में हमने देखा था, थोड़े आगे ही देखा है हमने. और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम का बना रहेगा, जो कि ऐसे क्यूब जैसे स्ट्रक्चर रहेंगे. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है. टिश्यू वाला पार्ट आपके सिलेबस में है. ठीक है, तो A22B1, A2B1, A2B1 यही रहा. और 4 3. यस, करेक्ट आंसर इज 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. Which of the following is characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? यानी कि मेल एंड फीमेल में डिफरेंस क्या है? तो मेल के पास जो होगा वो एनल स्टाइल्स प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स, यस करेक्ट, इन मेल. ठीक है, फीमेल में वो होता नहीं है. तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ कोरिस्पोंडिंग कोडिंग स्ट्रैंड? याद रखना कि कोडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे बोला है. इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA इज फॉर्म्ड एज फॉलो, तो ये mRNA आपको दिया है. आपको देखना है कि भाई 2 स्ट्रैंड होती है. एक होती है कोडिंग स्ट्रैंड, एक होती है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड. याद रखना, टेम्पलेट स्ट्रैंड में से ही mRNA बनेगा. लेकिन ये टेम्पलेट से mRNA बन रहा है, तो वो कैसे रहेंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे. और कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल्स टू mRNA रहेगी. क्यों? क्योंकि टेम्पलेट का कोडिंग क्या है? ऑपोजिट. ये चीज याद रखना बच्चों. सिंपल से सीधे आंसर आपको मिल सकते हैं. अगर टेम्पलेट टू mRNA करना है तो आपको ऑपोजिट चलना है. अगर टेम्पलेट टू कोडिंग करना है तो भी ऑपोजिट चलना है. लेकिन कोडिंग टू mRNA चलना है तो आपको सेम सीक्वेंस लिख सकते हैं. यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से दिखाऊं तो अगर टेम्पलेट से आपको mRNA बोला है, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पार्ट है आपका DNA.
और डीएनए के सामने एमआरएनए बन रहा है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है क्या, कि जहां पे आपको टी है उसकी जगह पे क्या लिखना है, यू। ठीक है। दूसरा चीज है, जहां पे आपको ए मिले उसके सामने क्या लिखेंगे आप, यू। ठीक है, टी की जगह पे यू आपने रिप्लेस कर दिया है, ए की जगह पे यू लिखेंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली टी की जगह पे यू की जगह यहाँ ए लिख लेते हैं, कि टी के सामने ए लिखेंगे, ए के सामने यू लिखेंगे, फिर आता है यहाँ पे जी के सामने सी, और यहाँ पे सी के सामने जी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप ये सीक्वेंस सोल्व कर रहे हो कि टेम्पलेट टू एमआरएनए, तो ये वाला आपको कंडीशन फॉलो करना है। अगर आपको बोला गया है कोडिंग टू एमआरएनए, ठीक है, कोडिंग टू एमआरएनए बोला गया है, तो सीधा आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। जहां पे आपको यू दिखे या फिर टी दिखे, क्योंकि आपको यहाँ पे डीएनए टू आरएनए बन रहा है, तो टी दिखे उसकी जगह पे हम सीधा यू चिपका देंगे। ठीक है, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, बराबर। तो ये चीजें याद रखना है आपको, कि अगर डीएनए की कोडिंग स्ट्रेंथ दी गई है और उसका एमआरएनए बना के, तो टी की जगह पे यू रिप्लेस करके छाप देंगे, बाकी का एज इट इज लिखेंगे, बराबर। और अगर उसका उल्टा करना है, तो उल्टा करना है तो इसको एरो हम पलटा देंगे। ये आपको दिमाग में भर के रखना है, बराबर, उसमें गलती ना होनी चाहिए। चलो देखते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही लेना पड़ेगा 5 डेज के सामने, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग लिख रहे हैं हम, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। ए के सामने ए रहेगा, यू की जगह पे टी, सी की जगह पे सी, जी ए टी, सी जी ए टी, सी जी ए टी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ही सीक्वेंस बन रहा है, सी जी ए टी, सी जी ए टी, सी जी ए टी, सी जी। ओके, तो सी जी ए टी, सी जी ए टी, सी जी ए टी आपको सीक्वेंस दी गई है, तो इसमें से कौन सा है, 5 डेज से स्टार्ट होगा और 3 डेज पे खत्म होगा। याद रखना, कोडिंग सीक्वेंस है तो 5 डेज एटीसी, 5 डेज एटीसी है इसमें। ये रहा भाई, आंसर 3 इज करेक्ट। मैं पूरा आगे का सीक्वेंस रीड भी नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन उससे मैच नहीं करना है। 5 डेज एटीसी एक ही ऑप्शन में दिया गया, अगर दूसरे ऑप्शन में 5 डेज एटीसी दिया गया होता तो आपको दोनों लाइन आपको मिक्स करके देखनी होती और वो आंसर देना होता। ये एक चीज ध्यान में रखना कि देखो, आपको सीक्वेंस इसमें भी सेम दिया है, इसमें भी सेम दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको एंड्स चेंज करके दिए गए हैं। तो ये चीज में आप मिस्टेक करके मत आना, सभी लोग इसमें फंसते हैं, एकदम इजीएस्ट है। अगर आपने याद रखा है तो कोई इश्यू नहीं आएगा, अगर याद नहीं है कि कैसे करना है तो गए आप, रॉन्ग ही सिलेक्ट करके आओगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मार्क्स जाने नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, ओके, तो कॉकरोच जो है उसके अंदर एक्सक्रीशन कौन सी ग्लैंड्स करवाएगी, यूरिक्योस ग्लैंड आएगा, यस। दूसरा उसके साथ आएगा नेप्रोसाइट एंड फैट बॉडी भी साथ में रहेंगे, तो बाकी के 2 ग्लैंड नहीं करवाएंगे, तो आंसर रहेगा बी सी एंड डी। यस, बी सी एंड डी ओनली, जो कि करेक्ट आंसर है। जो करते हैं उसके बारे में, जो नहीं करते वो कौन से, ए एंड ई, जो कि यहाँ पे आंसर में दिया है। ये फिर से फंसाने वाला आंसर आया है, याद रखना दोस्तों, कि नीट वाले ऐसे भी आपको टेस्ट करेंगे। ड्यूरिंग G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive। ये देखा जाए तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, तो ये लाइन हो गया रॉन्ग। ठीक है, दूसरा है द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस, जो कि आपका करेक्ट सीक्वेंस है, एस फेज में सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होता है, तो आंसर में क्या रहेगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नंबर 4, आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ब्रीडिंग वाला पार्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए।
नॉट एन एडवांटेज ऑफ बिडिंग क्या है, एडवांटेज यानी नॉट एन एडवांटेज यानी डिसएडवांटेज आपको बोला गया है कि डिसएडवांटेज कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बोल दूं कि इनब्रीडिंग जो है वो डिप्रेशन में जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि जीन का अक्यूमुलेशन होता है, जो भी आपको रिक्वायर्ड जीन नहीं है वो भी साथ में रहेंगे। तो देखते हैं इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, जो कि रॉन्ग है, बराबर। वो आपको एडवांटेज में काउंट नहीं कर सकते, वो डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। वो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता ही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन बट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, इसमें कोई तरह का सिलेक्शन नहीं होता। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इट, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। वो तीनों के तीनों उसके क्या है, कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो हम ये तीनों को ले सकते हैं कैरेक्टर्स में। It decreases the productivity of inbreed population after continuous inbreeding. Yes, ये लाइन करेक्ट है। कंटिन्यूस इनब्रीडिंग चलेगा तो ये जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर सकती है। और ये क्वेश्चन को मैं इसलिए आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी आता है ये, और मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मेंडेलियन जेनेटिक्स में इसका ज्यादा रोल नहीं है। हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के साथ इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनब्रीडिंग अगर चल रहा है एक ही स्पीसीज के अंदर ही अंदर ज्यादा जो डिटेल में जा रहे हैं वहीं पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन स्टार्ट होगा। एक ही कैरेक्टर को हम लॉन्ग टाइम तक देखेंगे जो कि आपको इवोल्यूशन नहीं होने देगा, ठीक है। तो आंसर आपका रहेगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट वाले पूछे हैं। फिर से हम ये नोट कर लेंगे कि करेक्ट कौन कौन से है, उसको ही अभी टिक करना है हमें। चलो देखते हैं। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर, नहीं रॉन्ग है। ऑन करते हैं भाई इसको, पहला रॉन्ग। ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis, correct. ANF causes vasodilation, yes. ADH causes increase in blood pressure, yes। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। और ADH is responsible for डिक्रीज इन GFR, नहीं भाई। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन GFR। तो आंसर क्या रहेगा इधर पे, देखो डायरेक्ट आंसर आपको टिक हो के आ गया है, B, C एंड D ओनली। ओके, तो यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल, ये भी टिश्यू वाला है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपको अलग से देखना रहेगा। सिलेबस में आपको दिया गया है। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल, फेसिकल नहीं होता भाई, फेसिया होता है, याद रखना। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय टिश्यू कॉल्ड फेसिया, ठीक है। फेसिकल तो बंडल को ही बोलेंगे, तो इधर तो ये फेसिकल ही बोल दिया आपको, रॉन्ग है ये, ठीक है। तो ये लाइन को हम रॉन्ग बना देते हैं, को करेक्ट लेना है। दूसरा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, यस। striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution of pattern of actin and myosin प्रोटीन, यस। बोल सकते हैं कि भाई चट्टे पट्टे वाले मसल क्यों दिखेंगे, चट्टे पट्टे इसलिए दिखेंगे क्योंकि एक्टिन एंड मायोसिन वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। एम लाइन जो है वो वर्ड है ही नहीं, तो ये तो डायरेक्टली यहाँ से हम मिटा देंगे भाई, एम लाइन है ही नहीं। तो आंसर करेक्ट बोला है, करेक्ट आपके बी एंड सी है। तो यस, आंसर बी एंड सी आर करेक्ट। आंसर नंबर 2 इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, नीचे में से कौन से करेक्ट है। ये करेक्ट इनकरेक्ट वाले में बच्चों खास ध्यान रखना, कोई जल्दबाजी नहीं करने, पूरा टाइम लेके सॉल्व करने हैं इसको, पूरी 1 मिनट आपको देनी है। बेजोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ WBC, नहीं भाई, बेजोफिल आर लीस्ट ये आंसर में पहला ही है रॉन्ग। चलो आगे चलेंगे। बेजोफिल सिक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपोएरिन, यस करते हैं।
बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, वो भी करते हैं। बेसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, जो कि उसके पास ऐसा न्यूक्लियस नहीं होगा। बेसोफिल आर ए ग्रेन्युलोसाइट, जो कि रॉन्ग है, वो क्या है, ग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे हम, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसमें भी आंसर बी एंड सी आर करेक्ट, तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन खत्म होते हैं, पेपर खत्म हुआ आपका। 2023 का जो है आपका दूसरा पार्ट जूलॉजी भी इधर आपका खत्म हो रहा है। इसके जो है पार्ट 1 आपको वीडियो में बना के आपको शेयर कर दिया है। दूसरा पार्ट भी आपका आज कंप्लीट हुआ, यानी कि 2023 का पूरा जो है पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पेपर देखना है पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको इसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, जो कि गूगल ड्राइव में से आपको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि दोस्तों आगे हम जो है वो क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो रेगुलर आपके थियोरी क्लासेस है, और उसके साथ भी हम देखेंगे कि भाई जो PYQs है उसमें अब 2 पेपर हमने डाल दिए हैं, 2024 का और 23 का, ठीक है। तो वो आप जो है गिवन लिंक से आप ले सकते हैं। और दूसरी बात है, आपको यहाँ पे मैं जो है वो 2022 का पेपर भी सॉल्यूशन करवा दूंगा, तो थोड़े ही दिनों में हम 2022 का पेपर भी देखेंगे। जनरली जो है नीट के लिए आपको बायोलॉजी के अंदर टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन ही रहते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके पूछा जाए तो उसके बारे में आपको सोचना रहेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते ये लोग, एकदम शॉर्टली। अभी तो पिछले पिछले कुछ पेपर्स आपने अभी 2 पेपर देखे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के उठा के डाल दिए गए हैं, तो ज्यादा हार्ड नहीं रहता। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड करी है तो डिटेल में ज्यादा गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि जो आपको कंप्लीटली उसमें पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में स्कोर कट हो सकता है, बायोलॉजी में भी कंप्लीट मार्क्स आ सकते हैं, अगर ध्यान दे के आप करें तो, सिली मिस्टेक ना हो तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट दिया उसके लिए। और यहाँ पे अपना 2023 का पेपर ख़त्म करते हैं। चैनल के लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा प्रिपरेशन में हेल्प मिल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।